फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आज आपके सामने लेके आई हूँ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के हमने पूरा एक्ट कर लिया है जो हमारा चैनल है उसके ऊपर, लेकिन आज हम इसके वन लाइनर्स लेके आए हैं जो क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे हमारा रिवीजन करने के अंतर्गत। ठीक है, तो बात करते हैं एक्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम परिसीमा अधिनियम के बारे में, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के बारे में। तो हमने जब एक्ट देख लिया था तो उसके बाद आज हम देखेंगे इसके वन लाइनर्स को। तो वन लाइनर्स देखते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। इस पे जो साइन किए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी सहमति जो मिली थी वो मिली थी 5 अक्टूबर 1963 को। लागू हुआ था 1 जनवरी 1964 को। इसमें कुल कितने सेक्शन है? 32 सेक्शंस हैं। ठीक है ना। और आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल्स हैं 137। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि परिसीमा अधिनियम जो होता है 1963 वो लागू होता है सिविल वादों के ऊपर। सिविल वादों के ऊपर इनको लागू किया जाता है। और जो परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 है वो अपील और आवेदनों पर लागू होती है। जब हमने सेक्शन 5 को देखा था तो देखा था ना कि विहित काल का कतिपय दशकाओं में विस्तारण, इसका मतलब देरी माफी के बारे में जो सेक्शन बात कर रहा था वो बात कर रहा है कि ये जो सेक्शन होता है वो अपील और आवेदनों पर लागू होता है। जो अपील और आवेदन होते हैं ना उन पे लागू होता है, वाद पे लागू नहीं होता। और एग्जीक्यूशन जो होता है ना, डिक्री के निष्पादन, जो ऑर्डर 21 आता है हमारा सीपीसी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इसको लागू नहीं किया जाता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय परिसीमा अवधि गणना करते समय संबंधित नहीं है। ये क्या बता रहा है कि भाई अपील का जो मेमोरेंडम ज्ञापन वगैरह तैयार करा ना, तो उसमें जो समय लगेगा उसको परिसीमा अवधि गणना करते समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। फिर जो परिसीमा का नया समय पुनः प्रारंभ होगा जब अभिस्वीकृति पत्र विहित काल के अवसान के पूर्व हस्ताक्षरित हो। मतलब विहित काल से पहले उसको हस्ताक्षरित कर दिया गया हो तो परिसीमा काल का जो प्रारंभ होगा वो दोबारा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर 21 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन में पर्याप्त कारण के आधार पर धारा 5 मर्यादा अधिनियम के अधीन न्यायालय समय में वृद्धि नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एग्जीक्यूशन की बात हो गई और एग्जीक्यूशन पे ये क्या होता है, सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता है। फिर ये बात कर रहे हैं सेक्शन 12(2) के बारे में। 12(2) किससे रिलेटेड है? पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। परिसीमा काल की संगणना यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत तब ये बताता है कि वे विधिक कार्रवाइयों में समय का अपवर्जन, समय के अपवर्जन के बारे में बताता है। तो क्या बोल रहा है कि भाई परिसीमा अधिनियम 1963 जो है हमारा लिमिटेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग किसी अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा काल की संगणना में डिक्री या आदेश जो होते हैं उनकी प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 6 के बारे में कि भाई विधिक नियोग्यता से तात्पर्य क्या होता है। भाई जड़ता हो गई, पागलपन हो गया, कोई अप्राप्तता हो गई, उसको शामिल करेंगे। फिर आता है सेक्शन नहीं, आर्टिकल की बात कर रहा है कि आर्टिकल 64 और 65 के अनुसार स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद के लिए परिसीमा काल कितना होता है? 12 वर्ष का होता है। फिर बात करते हैं विद्वेषपूर्ण जो अभियोजन होता है उसके निमित्त प्रतिकर के लिए वाद दायर करने की परिसीमा अवधि परिसीमा अधिनियम 1963 के आर्टिकल जो 74 है उसके अनुसार कितनी होगी? 1 वर्ष होगी। जब वादी दोषमुक्त हो जाए या अभियोजन का अंत हो जाए तब से। विद्वेषपूर्ण अभियोजन याद कर लीजिए और आर्टिकल 74 को याद करके 1 वर्ष याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो धारा है 5 यानी सेक्शन 5, वाद आदेश 21 यानी ऑर्डर 21 सिविल प्रोसीजर कोड के निष्पादन याचिका हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1956 के अनुसार विवाह विच्छेद की याचिका पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये बात कर रहा है। फिर इसके बाद आता है 11 नंबर का जो पॉइंट आ रहा है वो क्या बोल रहा है कि जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, उनके द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की परिसीमा जो अवधि होगी वो डिक्री की तिथि से 90 दिन है। इसका मतलब हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट में अपील करने की परिसीमा अवधि 90 दिन है। फिर आता है कोई अन्य आवेदन जिसके लिए परिसीमा अधिनियम में परिसीमा अवधि का ऊपर नहीं किया गया है तो आर्टिकल 113 के अनुसार परिसीमा अवधि होती है 3 वर्ष की। और किसी वाद या अपील या आवेदन के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा जब परिसीमा अवधि की गणना की जानी है उस दिन निर्णय सुनाया गया है या निर्णय की उसने क्या की है, प्रतिलिपि प्राप्त करने में जो भी उसका समय लगा हो उसकी बात कर रहा है। अब बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 13 के बारे में। 13 क्या बोल रहा है? अकिंचन के रूप में वाद। अकिंचन के रूप में यानी पॉपर की बात कर रहा है।
जो अकिंचन के रूप में वाद दिनांक जब एक अकिंचन के रूप में वाद दायर करने के लिए आवेदन किया जाता है तब से माना जाता है। फिर परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से लेके जो 24 तक होती है, 4 से लेके 24 तक होती है, प्रतिवादी की परिसीमा विधि की आपत्ति का अभिवचन करने से नहीं रोकती, चाहे वह समझौता वार्ता व कारण कार्यवाही में दावेदार का विलंब हुआ हो। ठीक है, ये बात बोल रहा है कि भाई उसको अगर दावेदार का विलंब भी हुआ हो तो वो अभिवचन की कार्यवाही करने से नहीं रोकेगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है परिसीमा अवधि यानी लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 21 आता है उसके अकॉर्डिंग किसी वाद में यानी सूट में नया वादी या प्रतिवादी जोड़ा जाए वहां संस्थित उसके संबंध में तब माना जाएगा जब ऐसा वादी या प्रतिवादी जोड़ा जाएगा। ठीक है, परिसीमा काल तब से शुरू होगा जब से नया वादी या प्रतिवादी जोड़ा जाएगा। फिर इसका जो सेक्शन 14 आता है उसके अनुसार छूट दिए जाने का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से उस न्यायालय का है जहां सद्भावना पूर्वक प्रथम बार वाद दायर किया गया था। 14 में जो छूट दी जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी? भाई जो फर्स्ट बार जहां कोर्ट में वाद दायर किया गया था ना उसकी बात कर रहा है। तो सेक्शन 14 क्या बात करता है? बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय के अपवर्जन के बारे में। ठीक है, अब जो आती है हमारा सेक्शन 4 उसमें दो मैगजीन्स दी गई हैं। क्या दी गई है कि भाई लैक्स नॉन कॉजेट एंड इम्पॉसिबलिया, विधि मनुष्य को ऐसा करने से बाध्य नहीं करती जो वह संभवतः नहीं करता। फिर बात करता है एक्टस क्यूरी नैमिनम ग्रेवा बिट, न्यायालय का एक अधिनियम किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। ये मैगजीम्स है, आपको इनको ऐसे के ऐसे याद करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है परिसीमा अधिनियम की धारा 21 के अनुसार सेक्शन 21 के अनुसार जब वाद नव आरोपित प्रतिवादी के खिलाफ संस्थित किया गया माना जाएगा जब उसे आरोपित किया गया था, जब उस पर आरोप लगाया गया था नए प्रतिवादी के रूप में तब उसको माना जाएगा संस्थित किया हुआ, मतलब दायर किया हुआ। परिसीमा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक दिन को भी बंद माना जाएगा यदि यह उसी दिन अपने सामान्य कामकाजी घंटों के किसी भी हिस्से के दौरान बंद रहा हो। मतलब पूरे दिन में अगर पूरे दिन की किसी भी पार्ट में अगर वो जगह बंद रही हो उस दिन, जैसे सरकार ने घोषित कर दिया कि आज आधे दिन का अवकाश है, तो उसकी बात कर रहा है कि अगर पूरे दिन में किसी भी दिन कुछ भी समय के लिए बंद रहा हो तो उसको बंद माना जाएगा। फिर 2C के अनुसार विनिमय पत्र में हुंडी और चेक शामिल होते हैं। फिर आता है सेक्शन 6 के स्पष्टीकरण के अनुसार एक बच्चा नाबालिग है जो माँ के गर्भ में होता है। अप्राप्तव्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक अप्राप्तव्य होता है जब वो माता के गर्भ में होता है। फिर आता है किसी वाद या कार्यवाही के लिए परिसीमा काल की संगणना करते समय वह दिन जब ऐसी अवधि की संगणना की जानी है उसे शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब जिस दिन से गणना की है उस दिन, जैसे आज से गणना शुरू की तो कल से शामिल किया जाएगा। आज के दिन को भाई डिसाइड हो गया ना भाई, तो फिर कल से काउंट करेंगे उसको। प्रतिवादी की प्रार्थना पर उसके लिए अभियोक्त द्वारा किए गए कार्य की कीमत के लिए जहां की संदाय के लिए कोई समय निहित नहीं किया गया हो तब अनुच्छेद 18 के अनुसार परिसीमा की अवधि 3 वर्ष होगी। अगर कोई समय डिसाइड कर दिया कि भाई इतने समय के अंदर ये काम पूरा किया जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या होगा, आर्टिकल जो होता है 18 उसके अकॉर्डिंग परिसीमा अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं और कब से होगी, जब से क्या होगा, काम कर दिया गया होगा तब से करता है। एक मकान मालिक द्वारा किराएदार से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए समय सीमा आर्टिकल 67 के अनुसार 12 वर्ष है। ठीक है, एक मकान मालिक के द्वारा किराएदार से संपत्ति के कब्जा करने के लिए समय सीमा कितनी है, 12 वर्ष। हानि को नियंत्रित करने के लिए परिसीमा काल जब हानि शुरू होती है तब से 3 वर्ष का माना जाता है। हानि को नियंत्रित करने के लिए परिसीमा काल जब हानि शुरू होती है तब से कितना माना जाएगा, 3 इयर्स माना जाएगा। और विधिक निर्योग्यता जो होती है, जो हमने सेक्शन 6 में पढ़ी थी, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 दोनों विधिक निर्योग्यता की बात करते हैं। तो उसमें बात कर रहा है कि भाई विधिक निर्योग्यता रहने की अवधि के दौरान परिसीमा काल निलंबित रहेगा, रोक देंगे उसको उस समय के लिए। फिर आता है परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 67 के अनुसार किराएदार से मुकदमे के मामले में परिसीमा काल संबंधित नहीं होता है। जब क्या होता है, अगर टेनेंसी क्या हो जाती है, डिटरमाइंड हो जाती है, जब अभिधारण का अवसान हो जाता है, उसकी बात कर रहा है। फिर आता है ट्रस्टी के विरुद्ध परिसीमा काल प्रतिबंधित नहीं है। कहाँ बताया गया, सेक्शन 10 में बात की गई। टू जो हमारा 10 सेक्शन है उसकी बात करता है। 2N जो आता है हमारा, जो हमने लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा था, वो न्यासी की बात करता है। सेक्शन 10 और 2N को हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर पीछे आर्टिकल्स को कवर करेंगे उनके साथ। फिर आता है सुखाचार का दावा करने के लिए, उससे पहले देखिए संविदा के निरुत्तर उल्लंघन के मामले में परिसीमा काल संविदा के प्रत्येक उल्लंघन पर नया परिसीमा काल होगा। हम देखते हैं ना ये वाली बात,
जब हम सेक्शन 22 देखते हैं ना, तब की बात कर रहे हैं, उसमें क्या बताता है, चालू रहने वाले भंग और अप्रत्यय के संबंध में, तो उसी की बात कर रहा है कि जब जब नया नया भंग होगा तब नया नया परिसीमा काल होगा। फिर आता है सुखाचार का दावा करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति ने 20 वर्ष तक अवधि तक उस सुविधा का स्वच्छंद और शांतिपूर्वक ढंग से लाभ उठाया गया हो। मतलब कैसे लाभ उठाया हो, किसी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो और उसने आराम से अपनी जो सुविधाएं थी उनका लाभ उसने लिया हो। फिर एपी पावर को कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्सेस लैंडको कॉन्डापेल पावर लिमिटेड 2016 के बाद में कहा गया है कि क्या कहा गया है इसके अंतर्गत कहा गया है कि वे गलत फोरम में अभियोजन कार्यवाही में व्यक्ति वास्तविक अवधि को परिसीमा काल की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा, अगर गलत फोरम में क्या कर दिया हो, अभियोजन वगैरह कर दिया गया हो। ठीक है। फिर आता है 33 क्या बात कर रहा है, परिसीमा विधि में अपेक्षित समय से तात्पर्य है वास्तविकता से लिया गया है, मतलब वास्तविक समय को उसमें लिया गया है कि वास्तविक समय होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है परिसीमा विधि की धारा 14 का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, 14 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा यदि किसी दावे को उसके गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया है। ठीक है। फिर आता है 2A के अनुसार आवेदक से क्या तात्पर्य होता है, आवेदक के अंतर्गत आता है अर्जीदार, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने के अपने अधिकार को व्युत्पन्न करता है, और वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। फिर आता है 36 नंबर का पॉइंट हमको बोलता है कि कोई आवेदन पत्र जिसके लिए कोई परिसीमा काल विहित नहीं है 3 वर्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है, और परिसीमा अवधि वाद पत्र के लौटाने की तिथि से प्रारंभ होती है। परिसीमा अवधि की सेक्शन जो 17 आता है वो कपट के बारे में बात करता है, कपट, भूल और छुपाना सेक्शन 17 के अंतर्गत आता है। और वादी या प्रतिवादी को प्रतिस्थापित करने यानी जोड़ने का प्रभाव क्या होगा, परिसीमा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत होगा। जो नया वादी प्रतिवादी जोड़ेंगे वो सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग ही जोड़ा जाएगा। उपशमन को अपास करने के लिए आवेदन 60 दिन के अंतर्गत किया जाएगा, आर्टिकल 121 बोलता है हमको। आर्टिकल 121 क्या बोल रहा है भाई, उपशमन को अपास कितने दिन में करेंगे, 60 दिन के अंतर्गत। और बंधकित स्थावर संपत्ति के मोचन के लिए कब्जे के प्रत्युत्तरण यानी रिकवरी के लिए वाद 30 वर्ष के अंतर्गत दायर किया जाएगा, यानी परिसीमा काल कितना होगा, 30 वर्ष होगा, 30 ईयर्स होगा। परिसीमा विधि की धारा 2M के अनुसार अपकृत्य से तात्पर्य, अपकृत्य यानी टॉर्ट, टॉर्ट से तात्पर्य एक ऐसा सिविल दोष है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं होता है। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 94 की बात कर रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, खैराती धार्मिक विन्यास से संबंधित है, आर्टिकल 94। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करके जाएंगे हम आर्टिकल 27 की तरफ। क्या बोल रहा है कि ऐसे किसी वचन के भंग की बाबत प्रतिकर के लिए जो विनिर्दिष्ट समय पर या किसी विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने पर कोई बात करने के लिए हो, परिसीमा काल 3 वर्ष होगा। क्या बता रहा है, कितने दिन के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं जब तक चलना प्रारंभ नहीं होगा, परिसीमा विधि के सेक्शन 2 के अंतर्गत, जब तक दोनों विधिक निर्योग्यता समाप्त नहीं हो जाएगी। हमने देखा था ना, विधिक निर्योग्यता हो गई थी, कोई व्यक्ति था उसको विधिक निर्योग्यता हो गई, तो फिर क्या करेगा कि या तो वो विधिक प्रतिनिधि से जो होगा वो दायर करेगा, और जब तक क्या नहीं होगा, उसकी निर्योग्यता समाप्त नहीं होगी, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, आगे वाद वगैरह दायर। फिर आगे बात करते हैं, किसी लिखित या डिक्री को रद्द या पास करने के लिए, संविदा को विखंडित करने के लिए परिसीमा काल कितना होता है, 3 वर्ष होता है, आर्टिकल 59 बता रहा है हमको। फिर डिक्री का समायोजन या तुष्टि अभिलिखित कराने के लिए आवेदन 30 दिन के भीतर किया जाएगा, जब संदाय या समायोजन किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 125 बोल रहा है। इसके अंतर्गत आता है एडजस्टमेंट एंड सेटिस्फिकेशन ऑफ अ डिक्री। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 125 की बात कर रहे हैं। व्हेन द पेमेंट और एडजस्टमेंट इज मेड, तब से किया जाएगा। ठीक है। फिर परिसीमा विधि के अंतर्गत विनिमय पत्र, बंध पत्र, वचन बंध पत्र को वर्णित किया गया है, चेक नहीं आता। आपने देखा था ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जब हम बात करते थे इसकी पराक्रम में लिखित की, तो किसकी बात करते थे, बंध पत्र, वचन पत्र, चेक, इन तीनों को शामिल करते थे। लेकिन जो लिमिटेशन एक्ट है वो ऐसे बोल रहा है कि इसके अंतर्गत केवल विनिमय पत्र और बंध पत्र, वचन पत्र को शामिल किया जाएगा, चेक को शामिल नहीं किया जाएगा। और फिर आता है परिसीमा विधि के जो प्रावधान होते हैं वो वाद, आवेदन और अपील पर लागू होते हैं, रिट याचिका पर इसके प्रावधान लागू नहीं होते। फिर सेक्शन 15 कहता है परिसीमा विधि के जो प्रावधान होते हैं वो अपील पर लागू नहीं होते। इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग बात कर रहा है ये, बाकी तो लागू होते हैं, आप देखते हैं ना, वाद, अपील, आवेदन पर लागू हो रहे हैं। सेक्शन 15 के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे अपील पर। ठीक है, सेक्शन 15 के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दी।
क्योंकि जो सेक्शन 15 के प्रोविजंस होते हैं ना वो वाद और आवेदन पर लागू होते हैं, अपील पर लागू नहीं होते। इसने क्या किया, सेक्शन 15 लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमारी टाइपिंग से मिस्टेक हो गई। उन्होंने क्या लिखा है, सेक्शन लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होते, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। फिर सेक्शन 10 आता है, परिसीमा विधि के प्रावधान अभिव्यक्त व विवक्षित न्यास दोनों पे लागू होते हैं। अभिव्यक्त विवक्षित दोनों ट्रस्ट पे लागू होते हैं, ठीक है। फिर सुखाचार का चिरभोग के द्वारा अर्जन के यहाँ पे किया जाता है। सेक्शन 25 बात करता है किसका, लिमिटेशन एक्ट 1963 का। जहाँ की किसी आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी अवकाश के दिन होता है, तो वहां आवेदन उस दिन किया जाएगा जिस दिन न्यायालय फिर खुलेगा। मान लीजिए अवसान कल हो रहा है, कल न्यायालय बंद है, तो परसों किया जाएगा फिर, क्योंकि क्या होता है, कल तो न्यायालय बंद है, इसलिए बात कर रहे हैं। फिर आता है आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 हमको बोल रहा है कि अप्राधिकृत बंधीकरण के निमित्त प्रतिकल के लिए वाद 1 वर्ष जब बंधीकरण का अंत हो जाए तब से, ठीक है। फिर वाद या प्रार्थना पत्र के लिए अभिनिर्धारित परिसीमा के गुजारने के बाद की गई अभिस्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अभिस्वीकृति विहित काल के पूर्व की जानी चाहिए थी, ठीक है ना। ये बात बोल रहा है कि अभिनिर्धारित परिसीमा के गुजरने के बाद अगर आपने कोई अभिस्वीकृति की है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर जब किसी अन्य सीमा का प्रावधान नहीं हो, उस स्थिति में परिसीमा अधिनियम 1963 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 137 में आवेदन 3 साल में प्रस्तुत करने की अवधि दी गई है। इसमें दावा अपील कार्यवाही शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है आवेदन की, ठीक है। फिर अकिंचन की दशा में वाद संस्थित होता है जब अकिंचन के रूप में वाद लाने की अनुमति न्यायालय के द्वारा प्रदान कर दी जाती है या उसके लिए आवेदन किया जाता है। जब से प्रतिपाल्य के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिपाल्य के संरक्षक द्वारा मृत किए गई संपत्ति के अंतरण, जबकि प्रतिपाल्य प्राप्त हुए होने से पूर्व मर जाता है, अपास्त करने के लिए दावा करने की परिसीमा अवधि प्रतिपाल्य की मृत्यु की दिनांक से 3 वर्ष की होगी। आर्टिकल 60 बोल रहा है हमको। प्रतिपाल्य जो होता है ना, प्रतिपाल्य का मतलब होता है वार्ड, जो होते हैं ना बच्चों के लिए बोला जाता है ना, टू सेट असाइड अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द गार्जियन ऑफ अ वार्ड। तो क्या होगा, उसकी बात कर रहा है कि मृत्यु की जो दिनांक होती है ना, जब से वो मर जाएगा तब की बात करता है, तब से माना जाएगा उसका दिनांक। इसका अपास करने के लिए जो दावा करेगा उसके लिए 3 वर्ष तक। ऐसे व्यक्ति जो किसी संपत्ति का विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का अधिकार रखते हुए उसे अन्य प्रयोजन के लिए दुरुपयोग करने के विरोध अपकृत्य संबंधी वाद संस्थित करने की परिसीमा अवधि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरुपयोजन ज्ञान होने की तिथि से 2 वर्ष की होगी। आर्टिकल 84 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि उसने किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति विनिर्दिष्ट मतलब कोई विशेष काम करने के लिए दी और उसने उसको किसी अन्य तरीके से यूज कर लिया और उसको क्या हो गया, कोई हानि हो गई, तो उसके लिए अपकृत्य संबंधी जो बात होगा वो क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसको पता चला हो कि भाई पहली बार जब उसको पता चला हो कि भाई ऐसा दुरुपयोग हो गया, उस दिनांक से 2 वर्ष के अंतर्गत की जाएगी आर्टिकल 84 के अकॉर्डिंग। और शुफा के अधिकार के लिए परिसीमा काल होता है 1 वर्ष 97 के अकॉर्डिंग। फिर परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा में समय का अपवर्जन अपील पर लागू नहीं होता, ये अभी हमने पहले भी देखा था, ठीक है। अपील पर लागू नहीं होता, वाद और आवेदन पर लागू होता है। तो ये थे हमारे लिमिटेशन एक्ट के वन लाइनर्स। आगे हम एक नए एक्ट के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो वन लाइनर की सीरीज का उद्देश्य यही है कि एक बार सारी चीजें हमारी आंखों के आगे से निकल जाएगी। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी होने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीलो इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं, जो है हमारा डीलो इंस्टीट्यूट। तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।